देखिए बच्चों, अब एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसको टॉपिक को समझने से पहले ना एक डिफरेंस का एक चार्ट बना रहे हैं, मेजर मेन जो पॉइंट है। आप एक तरफ लिखिए मार्जिनल कॉस्टिंग और एक तरफ लिखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले लिखिए ओनली वेरिएबल कॉस्ट is considered to calculate cost per unit। और इस तरफ लिखिए both fixed and variable cost are considered to calculate cost per unit। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कॉस्ट का पार्ट मान के चलती है। जब भी हमें यूनिट की कॉस्ट निकालनी होगी तो हम केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करेंगे। लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट को आप कॉस्ट पर यूनिट निकालने में कंसीडर करेंगे। आपको भी जब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ाया था तो आपको ध्यान होगा, हमने कंट्रीब्यूशन पे काम किया था, हमने फिक्स कॉस्ट को हमेशा इग्नोर किया था। तो जरा यहां पर लिखिए सेकंड पॉइंट, धीरे धीरे आपको टॉपिक समझ में आएगा। फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। और यहां लिखिए फिक्स कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। जब प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करेंगे तो यहां पर फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालते हुए फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए और फिर मैं आपको पूरा टॉपिक कराऊंगा। थर्ड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन is used to take decision। और यहां आएगा प्रॉफिट इज यूज्ड टू टेक डिसीजन। अभी अब लिखिए, फिर पूरे क्वेश्चंस करेंगे। फोर्थ पॉइंट लिखिए, इन द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग ऑब्लिक क्लोजिंग स्टॉक ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज कंसीडर्ड। यहां लिखिए इन द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग ऑब्लिक क्लोजिंग स्टॉक both variable and fixed cost are considered। बच्चों है क्या, जब आप डिसीजन केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे लेते हैं और ये मानते हैं फिक्स कॉस्ट तो हमारी होनी ही होनी है, फिक्स कॉस्ट को आप यूनिट से रिलेट नहीं करते, तो वो मेथड कहलाता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। और जब आप कहते हैं नहीं नहीं, फिक्स कॉस्ट भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, तो वो मेथड कहलाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट से रिलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन
नॉर्मल प्रोडक्शन। इस तरीके से हम फिक्स कॉस्ट को कॉस्ट पर यूनिट रिलेट करते हैं। नॉर्मल प्रोडक्शन सर या एक्चुअल प्रोडक्शन? बेटे नॉर्मल प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि हमें तो कॉस्टिंग पहले निकालनी होती है ना। जैसे मैं रेंट दे रहा हूं अपनी प्रीमाइसेस का 10,000 और 10,000 मेरी सैलरी है, 20,000 मेरे फिक्स खर्चे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कितने बच्चे आएंगे, से 50 बच्चे आएंगे, तो मैं हर बच्चे पे 400 रुपए फिक्स कॉस्ट का पोर्शन डाल दूंगा। अगर इससे कम आए तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इससे ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ये यूज करते हैं, जो मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ ये मेथड किस में यूज होता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आप कहते हैं फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, जो मुझे करनी ही करनी है, वहां पर आप मार्जिनल कॉस्टिंग में जाएंगे। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उन सब जगहों पे लगती है जहां पर फिक्स कॉस्ट को आप यूनिट से रिलेट करते हैं। ऐसा कब होता है हमें फिक्स कॉस्ट को यूनिट से रिलेट करना होता है? जिन कंडीशन में अगर मैं यूनिट को स्टॉप कर देता हूं तो मेरे फिक्स खर्चे भी बच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं देखो, अगर मैं रूटीन में कोचिंग, जैसे इस समय लॉकडाउन पीरियड हो गया, लॉकडाउन पीरियड हो गया और तब भी मुझे सैलरीज तो देनी ही देनी है, रेंट भी देना ही देना है, तो मेरे लिए फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। लेकिन मान लीजिए कोई नई कोचिंग है जो अभी प्लान कर रही है और वो ये कहती है कि अगर हमारा प्रोडक्शन रुक गया तो हमारा रेंट भी एज वेल एज रेंट से लेके एज वेल एज हमारा सारी चीजें जो है वो रुक जाएंगी। तो इसका मतलब तो सर फिर तो वेरिएबल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो 20,000 पक्का खर्च होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ यूनिट। लेकिन अगर प्रोडक्शन रुक गया तो मेरे 20,000 खर्च नहीं होने। तो इसका मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट होने पे 20,000 खर्च होने, चाहे नंबर ऑफ यूनिट कुछ भी बने, तो है तो वो फिक्स कॉस्ट ही। पर उस कंडीशन में हमें मेथड यूज करना होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग कब लगती है? चाहे मेरा प्रोडक्शन स्टॉप हो चाहे मेरा प्रोडक्शन कंटिन्यू हो, ये मुझे देना ही देना है, तो दैट इज अ पीरियड कॉस्ट। अभी धीरे धीरे आपको बात समझ में आएगी। इनमें हमें करना क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? हमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करना होता है। तो अब आप दोनों से निकालेंगे। सबसे पहले लिखिए मार्जिनल कॉस्टिंग, और इसमें आप क्या करेंगे? कॉस्ट शीट ही बनानी है बच्चों। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों जुड़ गए तो क्या बन गई? प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, कौन से वाले? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। ये आ गई वर्क्स कॉस्ट। एड अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमारे वेरिएबल है तो वो। ये हमारा आ गया COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब आप खुद ही देखिए, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जैसे 10,000 यूनिट हैं 1,00,000 रुपए के, तो ऑब्वियसली इस 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक होगा, और ओपनिंग स्टॉक भी अगर हम फीपो मेथड ले रहे हैं तो इसी बेसिस पर होगा। तो यहां पर अगर हम मान के चलें तो कुल मिला के निकलेगा तो इस 10 रुपए पे अगर हम देखें, और ये 10 रुपए में केवल वेरिएबल कॉस्ट शामिल ही है। तो इसलिए हमने बोला था कि जब कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा तो केवल वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर्ड होगी, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कोई और कॉस्ट कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये आ जाएगा हमारा COGS। ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंस, वो भी कौन से वाले? ओनली वेरिएबल। एंड देन बच्चों ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल, और सेल से डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, नॉट प्रॉफिट। कॉस्ट शीट में आपका प्रॉफिट आता था, यहां आएगा आपका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या लेस किया है? वेरिएबल को। देन आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, और आप क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, वेदर वर्क ओवरहेड वाली है, ऑफिस की है या सेलिंग की है, और ये आएगा हमारा प्रॉफिट। सो जो हमारा फिक्स कॉस्ट इस पीरियड का है वो सारा का सारा लेस हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव हमने क्या यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। सेम इसी केस में अगर हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर हमें कॉस्ट शीट बनानी हो तो हम क्या करेंगे, तो जरा आप समझिए। आप क्या करेंगे, कॉस्ट शीट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, दिस इज कॉल्ड पीसी, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, कौन कौन से, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। लेकिन फिक्स क्या होगा, पर यूनिट निकालना पड़ेगा, मतलब पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट। मतलब सर ये हमने रिकंसिलेशन में भी चौथा पांचवा क्वेश्चन कराया था। जैसे हमारी फिक्स ओवरहेड है 1 लाख, हमने सोचा था 10,000 यूनिट बनाएंगे, तो हमारे हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, 10 रुपए। 10,000 यूनिट बनाएंगे, एक्चुअली में हमने बनाए केवल 8,000, तो कॉस्ट शीट तो 8,000 के लिए बनेगी, तो यहाँ फिक्स कॉस्ट लगेगी 8,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 10 रुपए इंटू एक्चुअल आउटपुट 8,000। और सर बाकी 80,000 लगेगी। और बाकी सर 20,000 हमारे कहाँ गए, वो अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया, उसको हम देखेंगे, बताएंगे कहाँ जाएगा। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट कंसीडर की जाएगी, पर कौन सी की जाएगी, पर यूनिट वाली। आप उसमें रिकंसिलेशन में चौथा पांचवा क्वेश्चन से मेरी बुक का, उसमें भी देख सकते हैं। तो बहरहाल ये आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट, ऐड करेंगे इसमें ऑफिस वाले खर्चे, वेरिएबल अगर कोई है तो वो, और फिक्स फिर इसी तरीके से पर यूनिट वाला। और ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन ऐड करेंगे ओपनिंग, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और अब देखो इस कॉस्ट पे निकलेगा तो इसमें फिक्स शामिल हो चुकी है, तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को शामिल करके रखते हैं। ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंस, देन आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल, और फिर इसमें से लेस सेल्स लेस करेंगे, तो दिस वुड बी प्रॉफिट। बट माय डियर, ये प्रॉफिट भी क्या आपको लगता है बिल्कुल ट्रू प्रॉफिट है? प्रैक्टिकली इस प्रॉफिट को निकालने में हमने 80,000 रुपए का खर्चा लेस करा, जबकि एक्चुअली में हमारा खर्चा कितना हो गया, 1 लाख। तो इस प्रॉफिट को, ये तो प्रोडक्ट का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट निकालना है हमें, यानी मैं, प्लीज जरा समझिए, यहां हम ये कह रहे हैं ये प्रोडक्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया है, यहां हम कह रहे हैं ये प्रोडक्ट ने प्रॉफिट दिया है। तो जब कॉस्ट शीट एंड होती है तो वो एक सर्टेन प्रोडक्ट के लेवल पर होती है, तो वो सर्टेन प्रोडक्ट का लेवल खत्म हो गया यहाँ पर। इस प्रोडक्ट ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया और इस प्रोडक्ट ने इतना प्रॉफिट दिया। इसके बाद भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कुछ और खर्चे रह गए जो इस वजह से हुए क्योंकि प्रोडक्ट पूरा नहीं बन पाया। भाई हमारा 1 लाख का खर्चा हुआ, लेकिन वो 1 लाख का फिक्स खर्चा हमने सोचा था कितने यूनिट पर करेंगे हम, 10,000 यूनिट पर। अब बने ही 8,000, तो 8,000 यूनिट की गलती थोड़ी ना, ये तो मैनेजमेंट की गलती है कि उसने 2,000 यूनिट्स नहीं बनाए। तो 8,000 यूनिट वाले कहते हैं हम तो केवल 80,000 ही खर्चा बुक करेंगे और हम तो इतना प्रॉफिट दे रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉफिट हुआ वो निकाल ले, प्रॉफिट जो ऊपर आया है लेस, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, अंडर रिकवरी हुई है तो हमें नुकसान हो गया, और अगर कुछ ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, कुछ ओवर रिकवरी हुई है तो हमें फायदा हो गया। ये सब ऐड कर लेस करना पड़ेगा, और दिस वुड बी योर नेट प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का। और कॉस्ट शीट हमेशा एक सर्टेन लेवल ऑफ यूनिट्स का प्रॉफिट बताती है। तो प्लीज दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो दोनों कॉस्ट शीट में ये जो आपकी मार्जिनल वाली कॉस्ट शीट है, ये केवल और केवल वेरिएबल खर्चों को करेगी और बोलेगी हमारे प्रोडक्ट ने इतना प्रॉफिट दिया है, वाइल एब्जॉर्प्शन वाली फिक्स और वेरिएबल दोनों कंसीडर करेगी, पर फिक्स पर यूनिट इनटू यूनिट करेगी। फिक्स पर यूनिट निकालने के लिए नॉर्मल कैपेसिटी से करेंगे, और अगर 8,000 यूनिट बनाए और 10,000 पे किया है खर्चा, तो प्रोडक्ट ने 8,000 ने तो इतना प्रॉफिट दिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को कुछ और नुकसान हुए जिसमें से 20,000 रुपए उसके रिकवर नहीं हो पाए, वो और लेस होंगे, खर्च करने के बाद रिकवर नहीं कर पाई, तो नेट प्रॉफिट आएगा। इस बात को देखते हुए प्लीज मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ये आप नोट कर लीजिए सारा का सारा, ये आप सारा का सारा नोट कर लीजिए, आपका जो भी रह गया और वीडियो रिवर्स करके नोट कर लीजिएगा। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन नंबर है 1, बुक में क्वेश्चन नंबर है 1 XYZ लिमिटेड का। ठीक है, XYZ लिमिटेड, मैं एक काम करता हूं, इसको कराने के लिए ये मैं मिटा देता हूं, ये मैं सारा मिटा देता हूं।
और अब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये एग्जाम में आ सकता है, एक बार को आपको ध्यान दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज इसे पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 लाख यूनिट, लेकिन नॉर्मल जो कैपेसिटी बनाते हैं 90%। तो क्या हम 2 लाख यूनिट को मान के चले हम बनाएंगे 180? तो ऑब्वियसली नॉर्मल हमारी यूटिलाइजेशन 90% है तो 180 मानेंगे। स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है 11 रुपए पर यूनिट, स्टैंडर्ड है। फिक्स कॉस्ट 3,60,000 रुपए पर ईयर होती है हमारी। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 3 रुपए और फिक्स होती है 270। सेलिंग प्राइस है 20 रुपए। इस ईयर के एंड में प्रोडक्शन केवल 1,60,000 यूनिट हुआ, यानी सोच रहे थे हम 180 होगा, हुआ 160। सेल हुई 150, यानी 10,000 क्या हो गए हमारे क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन क्लोजिंग कह रहा है 20,000 है। अरे ये क्या चक्कर है, 160 बनाए 150 बेचे तो क्लोजिंग स्टॉक तो 10 होना चाहिए। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक मगर 20 है। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 10,000 यूनिट और है। अब वो कह रहे हैं एक्चुअली में वेरिएबल कॉस्ट खर्च हुई 35,000, हायर देन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो हमने सोची थी उससे 35,000 ज्यादा खर्च हो गई। बहरहाल जो खर्च हुई हमें तो वही कंसीडर करनी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है, यानी फॉर सर्टेन यूनिट नहीं निकालना, फॉर द ईयर निकालना है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट निकालना है, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल दोनों कॉस्टिंग से। सबसे पहले बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं, जरा यहां ध्यान दीजिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग पहले जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कितने यूनिट्स के लिए बनाएंगे, जितने यूनिट्स हमारे बने हैं, दैट इज 1,60,000 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल अगर आप लें, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ही ले लेता हूं, सीधे से प्रोडक्शन कॉस्ट ही उन्होंने दी हुई है, तो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड ये सब जोड़ने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हम लें तो कितनी है, 1,60,000 इंटू 11, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, लेकिन इसमें भी 35,000 रुपए ज्यादा खर्च हुई है मेरी। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं, अगर मैं कैलकुलेशन करूं कैलकुलेटर से, आप लोग भी कर लीजिए, आपने कर भी ली है, तो ये आता है माई डियर इंटू 11, 1760 प्लस 35, 17,95,000 रुपए। क्या फिक्स कॉस्ट कंसीडर करेंगे? ना 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 ना, मार्जिनल कॉस्टिंग है केवल। सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रोडक्शन कॉस्ट कंसीडर करना, वेरिएबल वाली। सर अभी तो आपने डायरेक्ट मटेरियल, लेबर ये सब बनवाया था बेटे, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब ये सब आ गई। 1795 इज माई वर्क्स कॉस्ट। ऐड क्या करेंगे इसमें, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, ऐड क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्शन कॉस्ट है ये, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 10,000 यूनिट्स का। कैसे पता सर, 160 बनाए 150 की सेल करी, 10 क्लोजिंग होना चाहिए, 20 क्लोजिंग, इसका मतलब 10 ओपनिंग है। यहाँ ओपनिंग स्टॉक है, ये किस पर होगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे। और ओपनिंग स्टॉक की कॉस्टिंग कैसे होगी, पिछले साल के बेसिस पे। और पिछले साल की कॉस्ट क्या थी, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है। हमने जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी कराया था तो हमने कहा था स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर किसी भी क्वेश्चन में दी होती है तो इसका मतलब वो पिछले साल की होगी। भाई पिछले साल जो मेरा खर्चा हुआ उसे ही तो मैंने इस साल स्टैंडर्ड माना होगा। तो 10,000 इंटू 11, 1,10,000 मेरा ओपनिंग है, लेस क्लोजिंग है स्टॉक मेरे 20,000 यूनिट, इनटू ये क्लोजिंग स्टॉक। तो डेफिनेटली अगर फीफो मेथड है तो इस साल की कॉस्टिंग से निकलेगी। हमारा कितने यूनिट बने थे, 1,60,000, जिनकी कॉस्ट थी 17,95,000, यानी एक यूनिट की कॉस्ट अगर हम निकालें, देख लेते हैं, 17,95,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 इंटू 20,000, तो आगे 2,24,375। अरे बाबा फीफो मेथड लगा रहा हूं ना, तो ये तो आउट हो गए, ये 20,000 आउट ऑफ दिस 160 ही तो होगा। तो 1795 इज माई टोटल कॉस्ट ऑफ 1,60,000 यूनिट, तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल दी इंटू 20,000, 224,375। तो इस बार का हमारा जो COGS आएगा वो आएगा 224,375 प्लस 17,95,000 माइनस 1,10,000, हमारा आएगा 19,09,375। ऐड क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंस, बट कौन से वाले बच्चों, वेरिएबल। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं, हाँ 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 सर 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 वो तो है
₹3 और पर यूनिट सोल्ड पे लगेंगे। अब कितने यूनिट हम बेचने जा रहे हैं? 1,50,000। तो ये हो गए 4.5 लाख। तो हमारा टोटल हो गया 23,59,375। दिस इज माई कॉस्ट ऑफ सेल। सेल्स है मेरी, कितने रुपए सेलिंग प्राइस है? ₹20। 1.5 लाख यूनिट पर 30 लाख रुपए हो गए हमारी सेल। और एक तरीके से अब मेरा, क्योंकि मैंने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर किया, इसलिए आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा मेरा 6,40,625। क्या यही हमारा प्रॉफिट माना जाए? ना ना ना, ये तो कंट्रीब्यूशन है। ये तो किन यूनिट्स ने दिया है? 1,60,000 यूनिट्स ने। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी ऑर्गेनाइजेशन का। तो कंट्रीब्यूशन लीजिए 6,40,625, लेस करिए फिक्स कॉस्ट जितनी भी हुई। सर कौन कौन सी हुई फिक्स कॉस्ट? एक तो हुई बच्चों फिक्स कॉस्ट आपकी ये 270 सेलिंग वाली, और एक हुई 360 प्रोडक्शन वाली। तो 360 और 270 ये दोनों घट जाएंगी। 360 और 270 पीरियड कॉस्ट है ना, हमें क्या मतलब कितने यूनिट बने कितने नहीं। 6,30,000 ये घट जाएगा। और एक तरीके से मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 10,625 रुपए। 10,625 रुपीज, राइट। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। तो सर इससे हमें क्या शिक्षा मिली? शिक्षा ये मिली कि हमारे यूनिट्स ने तो बना दिया था 640,625, बट हमारे यहाँ फिक्स कॉस्ट होती है 36 की, इस वजह से हमारा प्रॉफिट कितना रह गया? 10,625। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर इसे करती तो कैसे करती, अब जरा वो देखिए। एब्जॉर्प्शन वाले कहते कि भैया पहले तो हम कंसीडर करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट में सारी कॉस्ट, वेरिएबल भी जो कितनी हुई है 17,95,000, और फिक्स्ड भी। फिक्स कितनी हुई है बच्चों? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कितने यूनिट्स पे निकाल रहे हैं हम? जो बने 160। फिक्स कॉस्ट कितनी हुई है हमारी? तो फिक्स कॉस्ट अगर हम देखें तो फिक्स कॉस्ट हमने सोची थी 3,60,000, बट कितने यूनिट्स पर सोची थी? ये 1,80,000। 180 कैसे? फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट करना है तो नॉर्मल कैपेसिटी 180, 2 लाख का 90% 180, लेकिन बने कितने हैं? केवल 1,60,000। तो इसका मतलब सिर्फ 3,20,000 की फिक्स कॉस्ट ये 1,60,000 यूनिट्स झेलेंगे। तो अब हमारी कॉस्टिंग हो जाएगी 1795 प्लस 320, 1795 प्लस 3,20,000, ये हो जाएगी 21,15,000। ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, कितने यूनिट्स हैं? 10,000। 10,000 यूनिट्स का पिछले साल का कॉस्ट, पिछले साल का कॉस्ट क्या था? 11 रुपए पर यूनिट तो हमारा वेरिएबल था, और 2 रुपए। 2 रुपए कैसे? क्योंकि 360 का हम खर्चा करते हैं, 180 यूनिट हमारी नॉर्मल है, तो पिछले नॉर्मल का मतलब पिछले साल भी यही बने होंगे, तो 2 रुपए के हिसाब से हो गया। तो 11 और 2 13, 1,30,000 मेरी ओपनिंग हो गई। अरे बाबा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंसीडर करेगी ना। तो 11 रुपए वेरिएबल और 2 रुपए फिक्स्ड, लेस क्लोजिंग स्टॉक 20,000 यूनिट्स का। कैसे निकलेगा? 21,15,000 है, कितने यूनिट्स का खर्चा मान के चल रहे हैं? 1,60,000 का। ये तो 1,60 बनाए ना आपने। तो 20,000 का कितना हो? अगर हम यहाँ देखें तो हमारा 20,000 का खर्चा कितना होगा? मेरे पास कैलकुलेटर ना होने की वजह से 21,15,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 इंटू 20,000, ये हो जाएगा 2,64,375। और हमारा फाइनली प्रॉफिट आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगी 22,49,375। ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंस,
कौन से वाले सर? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, वेरिएबल और फिक्स दोनों। वेरिएबल तो पता ही है 1,50,000 यूनिट बिके हैं, 3 रुपए के हिसाब से 4.5 लाख। और फिक्स कौन से वाले हैं हमारे? फिक्स कितने हैं? फिक्स्ड है हमारे, फिक्स्ड है हमारे 2,70,000 रुपए। लेकिन ये तो सेलिंग से रिलेटेड है, तो जितने यूनिट्स बिके उन्हीं पे जाएगा, तो ये 270 पूरे पूरे यहाँ आ जाएंगे। इसका नॉर्मल प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, उन प्रोडक्शन वाले यूनिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास 7,20,000 रुपए के ये जुड़ जाएंगे, तो 29,69,375 रुपए ये हमारा टोटल आ जाएगा। टोटल कॉस्ट सेल्स है हमारी कितनी बच्चों? 30 लाख। तो प्रॉफिट आएगा हमारा 30,625। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है? नहीं सर नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट नहीं है। क्यों? ये 30,625 तो केवल किसका प्रॉफिट है? 1,60,000 यूनिट्स का। अब परेशानी क्या है? इस 1,60,000 यूनिट ने तो फिक्स खर्चा केवल कितना लिया? 320। लेकिन एक्चुअली में हमारा फिक्स खर्चा कितना हुआ था? 360। तो 40,000 का खर्चा तो हमारा अभी भी और हुआ है। मुझे लग रहा है मैंने कोई कॉस्टिंग में कोई यूनिट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है। 1795 हुआ था। यहाँ पे एक बार और टोटल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल करने के बाद 21,15,000। ये वाला जरा अगर करें 21,15,000, 21,15 ही आ रहा है। 21,15 डिवाइडेड बाई 160 मल्टीप्लाइड बाई 20। जरा देखें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी। प्लस 1,30,000 माइनस, हाँ मुझसे गलती क्या हो गई, मैंने क्लोजिंग स्टॉक गलती से ऐड कर दिया है। ओहो हो, ये तो 19,80,625 आ रहा है। सॉरी, हमसे क्या हो गया कैलकुलेशन में, क्योंकि हम फोन पे कैलकुलेशन करते 21,15,000 प्लस 1,30,000 माइनस 264,375, तो ये बैठी 1980। अब आप कह रहे होंगे सर हम यही तो सोच रहे थे, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास है उस वजह से दिक्कत है। 1980,625 प्लस 4,50,000 प्लस 2,70,000, ये आ गया 2700। 2700, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि मार्जिनल में भी यही गलती हुई है, वो अभी करेंगे। 2700,625 सेल करा 30 लाख में, तो प्रॉफिट आया 2,99,375। मार्जिनल में भी सुधार लेंगे अभी, पहले ये देखिए 2,99,375। और ऑर्गेनाइजेशन का कितना प्रॉफिट हुआ? तो वो कह रहे हैं भाई 2,99,375 तो हमें दे दिए 1,60,000 यूनिट ने। लेकिन लेकिन इसमें भी एक पेज है कि इसके अलावा भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को खर्चा हुआ है। खर्चा कितना किया था फिक्स्ड उन्होंने? 360 का, लेकिन हम चार्ज कितना कर पाए? 320। तो 40,000 हमारा कौन सा खर्चा है? 40,000 है हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन। तो ये बैठा बेटा हमारा 2,59,375। दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट्स ने 2,99,375 का प्रॉफिट दिया, मगर 40,000 रुपए और खर्च हो गए फिक्स खर्चे, जो 1,60,000 यूनिट पे नहीं कर पाए, 259,375। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में भी एक बार सुधार दें, हमसे गड़बड़ यहां से हो गई। जरा आप देखें ये फिगर्स हमारी चेंज होंगी। देखिए यहां पर अगर देखिए 17,95,000 था। 17,95,000 रुपए में
आप जोड़िए 1 10 और माइनस करिए 224 375, तो ये बैठेगा 16,80,625, 16,80,625। ऐड करिए 4,50,000, ये बैठेगा 21,30,625। सेल्स है हमारी 30 लाख की, तो कंट्रीब्यूशन आया था 8,69,375, और 8,69,375 में से 6,30,000 तो हमारे चले गए, तो हमारा प्रॉफिट आया 2,39,375। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट आया 2,39,375, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट आया 2,59,375। देखिए बुक क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, इसका रीजन भी बताइए, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रॉफिट। अब क्या है, हमने कहा ठीक है हम एक रिकंसिलेशन बनाते हैं, रेको करते हैं, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल ले लीजिए 239,375। अब मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन ने दोनों ने गड़बड़ क्या करा है, देखो दोनों ने ही प्रोडक्शन कॉस्ट 1795 वेरिएबल तो चार्ज करी है, ठीक है सर। फिक्स कॉस्ट इसने 320 चार्ज करी और 40 ये चार्ज करी, 40 यहां चार्ज करी, तभी तो निकल के 259 आया। इसने पूरी की पूरी 360 यहां चार्ज कर ली, तो एक तरीके से फिक्स कॉस्ट तो पूरी चार्ज हो गई। सर अंतर ही कहां हुआ, अंतर बेटे ये हुआ कि मार्जिनल कॉस्टिंग बताती है कि फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट की नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन झेले, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट का कुछ पार्ट अपने प्रोडक्ट पे डालता है, बस इतना अंतर है। फिक्स कॉस्ट यहाँ 270 पूरी चार्ज हुई है और यहाँ पर भी 270 पूरी चार्ज हुई है, इसका मतलब इनका तो अंतर नहीं है। अंतर मेजरली किसका है वो देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहाँ 110 पे वैल्यूड है, यहाँ 130 पे वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक 224,375 पे, 264,375 पे। तो मतलब ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग में 20,000 रुपए कम लिखा। ओपनिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट को बढ़ाता है, अगर कम लिखा है तो मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा होगा, ज्यादा होने की वजह से लेस करना पड़ेगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में होता है, वो मार्जिनल ने ज्यादा, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल ने कम लिखा है, मार्जिनल ने अगर क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है तो मार्जिनल का प्रॉफिट कम हो गया होगा, ऐड करना पड़ेगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आप ऐड करेंगे, और जब आप ये ऐड करेंगे बेटे समझो, मैं मार्जिनल ले रहा हूं तो जो जो मार्जिनल में हुआ है वही तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। मार्जिनल ने ओपनिंग स्टॉक कम लिखा, ज्यादा लिखा, सॉरी कम लिखा, ये भी अंडर वैल्यूएशन ही था। तो मार्जिनल ने जब ओपनिंग स्टॉक कम लिखा, मार्जिनल हमेशा कम लिखेगी क्योंकि इसके अंदर फिक्स वैल्यू फिक्स्ड वाला एलिमेंट नहीं होता। तो मार्जिनल ने ओपनिंग स्टॉक कम लिखा, कम लिखने से डेबिट साइड एक तरीके से कम है, कम लिखने से प्रॉफिट ज्यादा हो गया, कम करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक भी कम लिखा, प्रॉफिट कम हो गया, ज्यादा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 259,375 आ जाएगा प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन। सर हमें तो लग रहा है फिक्स कॉस्ट वाली भी गड़बड़ हुई है, बेटे गड़बड़ नहीं हुई है, जरा अब आप छोटा समझो। फिक्स कॉस्ट मार्जिनल ने एट द एंड पूरी पूरी ले ली 360 270, एब्जॉर्प्शन ने 320 ऊपर ले ली और 40 नीचे ले ली प्रॉफिट निकालने से। क्योंकि ये हम कौन किसका प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, तो इसमें तो पूरी पूरी फिक्स कॉस्ट एडजस्ट हो गई। सिर्फ गड़बड़ हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि वो यूनिट वाइज कॉस्टिंग है और मार्जिनल कॉस्टिंग यूनिट कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता। तो ये हमारा एक पूरा क्वेश्चन था मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का, ये बनाने के लिए आ सकता है। इसी बेसिस पर आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आप देखो, अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन और है, अगर किसी के पास, प्लीज यहां समझेंगे, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है
तो क्या मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट में कोई डिफरेंस होगा? तो आप देखिए फिक्स्ड कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट मार्जिनल एट द एंड घटाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट निकालते हो, और एब्जॉर्प्शन कुछ प्रोडक्ट में घटाएगा, कुछ अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन में घटाएगा। सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वजह से वेरिएशन आता है। अगर मैं इस ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर 0-0 कर दूंगा तो इन दोनों का कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा आप बिल्कुल शुरू में आ जाइए अपनी स्टडी के, और यहां पर मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन की डिफरेंस दी होगी। मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन की डिफरेंस दी है। बच्चों मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन की डिफरेंस कहाँ दी है? डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन आ जाइए, ये थ्योरी का क्वेश्चन भी है। ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसीडर्ड फॉर प्रोडक्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कंसीडर होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी। फिक्स्ड कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है, ये कहता है प्रोडक्ट कॉस्ट है, और हर प्रोडक्ट रीजनेबल शेयर बियर करता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हाईलाइट होता है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट हाईलाइट होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जो है कोई इफेक्ट नहीं आता है फिक्स कॉस्ट का, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट होता है। ठीक है, इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन एज इट इज वैल्यूड एज वेरिएबल कॉस्ट। मैं 1,60,000 यूनिट बनाऊं, 70 बनाऊं, 180 बनाऊं, मेरी कॉस्ट सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं उसमें बात करूं, क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो जैसे जैसे मैं यूनिट ज्यादा बनाता जाऊंगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी, तो ये प्रोडक्शन से इफेक्ट हो जाती है। अगर कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों इक्वल आंसर देंगे। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेम होगा, दोनों का अमाउंट बराबर होगा, तो दोनों अप्रोचेस में इन दिस केस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अंडर टू अप्रोचेस विल बी इक्वल। दोनों में ही सेम आएगा, क्योंकि अगर दोनों के 20-20 हजार यूनिट होते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों 20-20 हजार यूनिट होते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड लास्ट ईयर जो ओपनिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट किया उसका फिक्स कॉस्ट भी सेम होना चाहिए। तो अगर दोनों कट जाएंगे तो फर्क नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, प्लीज इसको देखिए, आप एट द एंड जाके इसका आंसर भी दिया होगा। ये रहा क्वेश्चन और क्वेश्चन के बाद ये रहा आंसर। और आंसर में देखिए, अगर हम देखें 259,375 हमारा और 239,375, और लेटर स्टेज पे इन्होंने एक रीजन फॉर डिफरेंसेस का चार्ट बनाया। सो प्लीज इस वाले क्वेश्चंस को कर लीजिए, और मैं अब आपको अमेंडमेंट्स वीडियो भेज दूंगा। बाकी आपकी जो जो चीजें रहती जा रही हैं आप मुझे